Hello learners, welcome to my YouTube channel We Learning. This is Priya Barnwal and friends, आज हम अपने इंटरनेशनल बिजनेस के सीरीज का पार्ट 5 करेंगे। कौन सा पार्ट है फ्रेंड्स ये है अपना पार्ट 5। इससे पहले मैंने पार्ट 4 तक काफ़ी कुछ कवर करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वो भी ज़रूर देखना, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारे नेट JRF पेपर 2 के वो सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जिनका पेपर 2 में कॉमर्स, मैनेजमेंट या इकोनॉमिक्स है। ओके, तो आप तो इस वीडियो को देखना ही और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। ओके, तो चलो आज हमने क्या पढ़ना है। आज हमने करना है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, ये हम करेंगे अपने पार्ट 5 में। तो चलो समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बनाते हैं हम जिसमें उन सारे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्ड करते हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को जो मेरे कंट्री लाइक आपके जो होम कंट्री है वहाँ के रेसिडेंट और फॉरेन कंट्री के साथ जो आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, सारे तरह के ट्रांजैक्शन। ओके, ड्यूरिंग एनी गिवन पीरियड, लाइक 1 साल का कर रहे हैं हम या 4 महीने का या 6 महीने का स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हम सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो भी अपनी कंट्री के रेसिडेंट और फॉरेन कंट्रीज के बीच में हुए हैं, उनको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। Okay, now this statement includes all the transactions made by individuals, corporates and government। जो भी चाहे वो इंडिविजुअल करे ट्रांजैक्शन, कॉरपोरेट कोई कंपनी कर रही है या गवर्नमेंट भी ट्रांजैक्शन करती है ना, लाइक गवर्नमेंट ले रही है पैसा, लोन ले रही है या फिर दे रही है दूसरी कंट्री को। ओके, तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, कोई इंडिविजुअल करे, कंपनी करे या गवर्नमेंट करे, वो सारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूडेड होते हैं। ओके, एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट शुड सम अप टू 0 इन अ परफेक्ट सिनेरियो। एक परफेक्ट सिनेरियो में हमारा ये 0 होना चाहिए। 0 मीन्स व्हाट? अब जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो आएगा ही, है ना, ये टर्म आएंगे ही। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ना इक्वल होना चाहिए, मीन्स इनका जो डिफरेंस है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो हमारा 0 आना चाहिए। तो 0 कब आएगा? जब दोनों इक्वल होंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में यही हम पढ़ते हैं ये बैलेंस्ड होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। एक परफेक्ट सिनेरियो वही बताता है जब हम जितना एक्सपोर्ट करें ना, अपने सामान को जितना बाहर भेज रहे हैं उतना ही हमें इंपोर्ट भी करना है। ओके, तो दिस मीन्स द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ फंड्स शुड बैलेंस्ड आउट। ये बैलेंस होना चाहिए आपका इनफ्लो और आउटफ्लो। ये हम करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। वो अलग बात है, ये हमारे आइडियल सिचुएशन में ये जो सिचुएशन है ना इक्वल वाला, ये होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता है, कैसे ठीक करना है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, अभी देखो, नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स वेदर द कंट्री हैज़ अ सरप्लस और डेफिसिट। ये टर्म आपने समझना है, सरप्लस और डेफिसिट ये होता क्या है। तो सरप्लस क्या होता है? सरप्लस मीन्स जब आपकी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट मीन्स क्या? जब आप अपने सामान को बाहर भेज रहे हो, बाहर बेच रहे हो, है ना, तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आता है, फिर एक सेकेंड मैं दूसरे पेज पे बताती हूँ, अच्छे से समझ आएगा आपको। देखो, सरप्लस। अब सरप्लस का मतलब क्या होता है? सरप्लस मीन्स व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। आपका जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से ज़्यादा है। अब ये कैसे होगा? आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, बाहर भेज रहे हो, बेच रहे हो सामान, तो आपके पास इनकम आएगा, है ना। तो क्या हुआ? आपको रिसिप्ट हुआ, रिसिप्ट, रिसीविंग जो है आपका।
और इंपोर्ट करा हमने सामान, जब हम सामान को इंपोर्ट कर रहे हैं अपने कंट्री में, परचेज कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा पेमेंट। एक सेकेंड, पेमेंट करना होगा। तो हमारा रिसिप्ट ज़्यादा है और पेमेंट कम है, तो हम मज़ा हो गया ना, फिर अपना मज़े हो गए। तो क्या हुआ, ये सरप्लस हुआ, इसको बोलते हैं सरप्लस। और इसका जस्ट अपोजिट, जब हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम हो, जब हमारा जो एक्सपोर्ट है ना वो इंपोर्ट से कम हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डेफिसिट। ओके, उसको बोलते हैं डेफिसिट। तो क्या होगा, एक्सपोर्ट जब हमारा कम हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है, मीन्स हमें क्या करना हो रहा है, रिसीविंग जो हो रहा है, अपना जो रिसिप्ट है वो कम आ रहा है, लेकिन जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लॉस में चल रहे हैं ना हम। तो जब लॉस में चल रहे हैं तो वो हुआ डेफिसिट, और जब हमें प्रॉफिट हो रहा है, फायदे में चल रहे हैं, तो ये हुआ आपका सरप्लस। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन द कंट्रीज एक्सपोर्ट इज मोर देन इट्स इंपोर्ट इट इज सरप्लस, और उसका जब ऑपोजिट होता है तो वो क्या हो जाता है, आपका डेफिसिट हो जाता है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। नाउ, वाई बैलेंस ऑफ पेमेंट इज वाइटल फॉर अ कंट्री। देखो मैंने अभी तक ना आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स बता दिए, सरप्लस, डेफिसिट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो सब पता है आपको, वो सारे हो गए हमारे। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट भी क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं ना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों बनाते हैं हम ये स्टेटमेंट, टू रिवील इट्स फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक स्टेटस को बताता है कौन, बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटमेंट। ओके, कि हम ओवरऑल ग्लोबली हमारा कंट्री कहाँ लाई कर रहा है, ओके कितना अच्छा है या कितना बुरा है, ये बताता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटमेंट। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू डिटरमाइन वेदर द कंट्रीज करेंसी वैल्यू इज अप्रिशिएटिंग और डेप्रिसिएटिंग। हमारे कंट्री का जो करेंसी है, क्या है हमारे कंट्री की करेंसी, रुपीज़ है ना। तो जो करेंसी अपने कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू अप्रिशिएट कर रही है, अच्छी हो रही है, या डेप्रिसिएट घट रही है, ये बताता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटमेंट। और इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन फिजिकल एंड ट्रेड पॉलिसीज। फिजिकल पॉलिसी मीन्स टैक्सेशन पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसीज बनाती है, तो उसको भी डिसाइड करने में ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हेल्प करता है, इसका स्टेटमेंट हेल्प करता है गवर्नमेंट की। और जो ट्रेड पॉलिसीज़ है, ट्रेड पॉलिसी बनाते हैं ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या बैरियर्स हैं, ये और कितने रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं हमें, कौन सा इंपोर्ट करना है, कौन सा एक्सपोर्ट करना है, ये सारे जो पॉलिसीज़ बनाते हैं हम, उसको बोलते हैं ट्रेड पॉलिसीज़। तो ये भी डिसाइड करने में हेल्प करता है कौन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और अब आपका है, इट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक डीलिंग्स ऑफ अ कंट्री। ये इकोनॉमिक डीलिंग देता है, एनालाइज कर सकते हैं हम अच्छे से, जो अब तक पढ़ा हमने 3 पॉइंट्स में, वही ये भी बोल रहा है। नाउ बाय स्टडिंग इट्स बीओपी स्टेटमेंट, देखो जब हम बीओपी स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि कौन सा इंपोर्ट या कौन सा एक्सपोर्ट हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है और कौन सा हार्मफुल है ना, ये भी हम बता सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू। तो अब देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटमेंट हमारी कंट्री के लिए, है ना। अभी एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हम बनाते हैं ना, वो जो हमारा स्टेटमेंट बनता है, तो स्टेटमेंट में किन किन चीज़ों की एंट्री करते हैं हम, क्या क्या चीज़ें आती हैं उसमें। तो उसमें आता है आपका करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। ओके, ये 3 चीज़ें आती हैं, ये तीनों हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ओके, तो देखो अभी शॉर्ट में कर लेते हैं। करंट अकाउंट में क्या क्या आया आपका, गुड्स एंड सर्विसेज आ गए। कैपिटल अकाउंट में क्या आया आपका, एसेट आ गया। और फाइनेंशियल अकाउंट में आपका आता है इन्वेस्टमेंट एंड इंटेंजिबल्स। अच्छा, अभी जो आपको ध्यान रखना है ना वो क्या है, करंट अकाउंट की जो वैल्यू है ना वो
कैपिटल अकाउंट प्लस फाइनेंशियल अकाउंट के इक्वल होती है हमेशा, ये याद रखना। करेंट अकाउंट का जो टोटल आता है वो कैपिटल अकाउंट प्लस फाइनेंशियल अकाउंट इनके इक्वल होना चाहिए। ये हमारा होता है कैसा, आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन में यही बोलता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके हम देखेंगे ये होता क्या है। तो करंट अकाउंट, करंट अकाउंट refers to an account which records all the transactions relating to export and import of goods and services and unilateral transfers during a given period of time। तो बेसिकली अब इसमें होता क्या है, करंट अकाउंट में हम किन चीज़ों की रिकॉर्डिंग करते हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है ना आपका, ओके ये ध्यान रखना, गुड्स एंड सर्विसेज इन दोनों के जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है प्लस आपका यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, ये सब किस में आता है, आपका करंट अकाउंट में आता है। ओके, जो हमें करेंटली बेनिफिट दे रहा है, जिसका करेंटली इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो होता है आपका करंट अकाउंट में। तो इसमें आते क्या चीज़ें हैं, तो इसको ना थोड़ा अच्छे से क्लासीफाई किया गया है कि इसमें विजिबल आइटम्स में, विजिबल आइटम्स मीन्स गुड्स, सारे गुड्स जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही है आपको वो सारी, और यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। यूनिलैटरल मीन्स वन साइडेड ट्रांजैक्शंस जितने होते हैं ना उसको यूनिलैटरल ट्रांसफर्स बोलते हैं। ये मैं बताऊंगी अभी आगे अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो वन साइडेड ट्रांजैक्शंस मतलब गिफ्ट्स या डोनेशंस मिलते हैं ना बाहर से हमें, दूसरी कंट्रीज से, लाइक कोई बाहर रहते हैं हमारे रिलेटिव तो बोलते हैं ये ले आना मेरे लिए, वो ले आना वहाँ से, ओके तो ये सारे गिफ्ट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी यूनिलैटरल ट्रांसफ़र में। तो दिस अकाउंट कवर्स ऑल द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स मेड विद रिस्पेक्ट टू रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर गुड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। ओके और इसमें और क्या आता है, जो भी आप रिसिप्ट मिल रहा है ना आपको इंजीनियरिंग से, टूरिज्म से, ट्रांसपोर्टेशन से, बिजनेस सर्विसेज से, स्टॉक्स एंड जो आप कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहीं पे दे रखा है ना आपने किसी दूसरी कंट्री को, और उससे जो आपको रॉयल्टी मिल रही है वो भी आता है आपका करंट अकाउंट में। ये मैंने पिछले क्लासेस में बता रखा है। ये सारे आईपीआर वगैरह हो गए, अपने अपने नहीं देखा तो वो वीडियो में देखना, आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। ओके चलो ये हो गया अपना करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं मैंने बोला, मैं एक एक करके समझाऊंगी। अब चलो डिस्कस करते हैं। तो विजिबल ट्रेड, विजिबल ट्रेड को और क्या बोलते हैं हम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये जो करंट अकाउंट है इसमें विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आते हैं। तो उसमें विजिबल ट्रेड जो होता है उसको हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स बोलते हैं, एंड मर्केंडाइज ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं इसको। ओके अब ये क्या है देखो, अ मेजर पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन फॉरेन ट्रेड इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ये तो है, हम बाहर से जो ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका मेजर पार्ट जो होता है फॉरेन ट्रेड का वो आपका विजिबल आइटम्स ही होता है उसमें, है ना। नाउ पेमेंट फॉर इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज रिटन ऑन द नेगेटिव साइड। अब आप जब पेमेंट कर रहे हो ना, आपने गुड्स इंपोर्ट कराया अपने कंट्री में, और फिर जब आप उसकी पेमेंट करोगे तो वो कहाँ एंट्री होगा उसका, आपका वो होगा नेगेटिव साइड में, मीन्स डेबिट आइटम्स में। और अगर आपको रिसिप्ट मिलते हैं एक्सपोर्ट से तो उसकी एंट्री कहाँ होगी, उसकी एंट्री होगी पॉजिटिव साइड, मीन्स क्रेडिट आइटम्स में। ओके अब आप ना इसको ऐसे याद रख सकते हो, लाइक देखो आप जब अपने, हमारा बैंक अकाउंट से जब बैलेंस डेबिट होता है हमारे अकाउंट से, मतलब हम जब विड्रॉ करते हैं पैसा अपने बैंक अकाउंट से, तो वो बोलता है ना कि इज डेबिटेड 1000 रुपीज़ इज डेबिटेड फ्रॉम योर अकाउंट। तो क्या हुआ, पैसा गया है ना, तो वो डेबिट में गया। वैसे यहाँ पे जब हम पेमेंट कर रहे हैं, एक सेकेंड, वैसे यहाँ पे जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो कहाँ आया, डेबिट आइटम्स में आया। और जब हमारे पास पैसा आता है, हम जब पैसा रिसीव करते हैं अपना अकाउंट में, तो आता है ना कि 1000 रुपीज़ इज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। तो जब आया तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्रेडिट आइटम्स, पॉजिटिव साइड।
ओके जब एक्सपोर्ट करके रिसिप्ट मिला ना हमें तो उसको बोल वो आता है आपका कहाँ, उसकी एंट्री करते हैं हम क्रेडिट आइटम्स में. नाउ बैलेंस ऑफ दिस विजिबल एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड. और इसको बोलते हैं हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं. ये बैलेंस ऑफ ट्रेड मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताऊंगी अभी आपको. ठीक है, तो ये जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है गुड्स का विजिबल ट्रेड वाला, तो इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं हम. अच्छा, अभी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इनविजिबल ट्रेड. तो इनविजिबल ट्रेड में क्या आता है आपका, सारे सर्विसेज आते हैं. जो भी सर्विस आप अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में दे रहे हो या दूसरी कंट्री से ले रहे हो, आ रहा है मिल रहा है आपको सर्विस, तो वो सारा आता है आपका इनविजिबल ट्रेड में. ओके चलो, आई होप दिस इज क्लियर नाउ. अब आपका सर्विसेज, तो जो सर्विसेज हमें मिल रहा है ना, इनविजिबल ट्रेड कर रहे हैं हम, तो उसमें क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो शॉपिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस. तो ये इन 3 कैटेगरीज में सर्विसेज को डिवाइड कर रखा है हमने. ओके तो इन तीनों में हमारा ट्रांजैक्शन होता है इनविजिबल आइटम्स में. नाउ पेमेंट्स फॉर दिस सर्विसेज आर रिकॉर्डेड ऑन द नेगेटिव साइड. अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, पेमेंट करा आपने, है ना, पैसा निकला तो वो हमारे लिए नेगेटिव हुआ ना, तो वो नेगेटिव साइड में एंट्री होगा. और जब आपके पास पैसा आया तो उसकी एंट्री होगी पॉजिटिव साइड में. ओके नाउ इनविजिबल ट्रेड हो गया अपना. अभी ये है यूनिलैटरल और अनरिक्विटेड ट्रांसफर्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड वन साइडेड ट्रांजैक्शन. तो अनरिक्विटेड ट्रांसफ़र भी बोलते हैं इसको, ये याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेम चेंज करके भी पूछ देते हैं ये लोग, तो ये याद रखना ना. यूनिलैटरल ट्रांसफ़र में क्या आता है ना, अपना गिफ्ट्स, डोनेशंस या पर्सनल रेमिटेंस मिल रही है, कोई वन वे ट्रांजैक्शन हो रहा है, मीन्स आपने किसी को कुछ दिया नहीं. मेनली हम ट्रांजैक्शन में क्या करते हैं, डबल एंट्री होता है ना अपना ट्रांजैक्शन में, डेबिट क्रेडिट साइड दोनों ही में चलता है ये, एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो. लेकिन जब ट्रांजैक्शन एक साइड से हो रही हो ना, तो उसको बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन या अनरिक्विटेड ट्रांसफर. ओके नाउ रिसिप्ट ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड. अब फिर वही चीज़ है, आपको रिसिप्ट हुआ, मिल रहा है पैसा आपके हाथ में आ रहा है, तो उसको कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड में. और जब पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री करेंगे हम डेबिट साइड में. ओके नाउ अभी ये है आपका इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड. जब इनकम रिसीव हो रहा है या पेमेंट कर रहे हैं, अब यहाँ ना बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें आती हैं, मीन्स लाइक आप ऐसे ले लो, इसमें हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो वो लॉन्ग टर्म का होता है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो. लेकिन जब शॉर्ट टर्म वाले के साथ डील कर रहे होते हैं ना हम, तो वो आता है इसमें करंट अकाउंट में. कौन सा, लाइक इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और रेंट और प्रॉफिट्स. आपने इन्वेस्ट करा, आपको इंटरेस्ट हर मंथ मिलेगा. आपको रेंट, आप कहीं पे रेंट पे लगा रखे हो फॉरेन में, आपको रेंट भी हर मंथ मिल रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा हर मंथ. ठीक है, तो ये जो शॉर्ट टर्म वाली चीज़ होती है ना, ये आ जाती है आपकी करंट अकाउंट में. इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट्स, ये सारी चीज़ें. और ये बड़ा वाला इन्वेस्टमेंट वो तो आपका कैपिटल में आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे आगे. ओके अब देखो यूनिलैटरल पेमेंट अकाउंट, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो डोनेशन, गिफ्ट्स, कंपनसेशन, गवर्नमेंट ग्रांट्स, प्राइवेट रेमिटेंस या डिज़ास्टर रिलीफ. ये कुछ किसी दूसरी कंट्री में कोई डिज़ास्टर आ गया तो फंड देते हैं ना, हम भी अपनी कंट्री भी देती है, तो ये सारी चीज़ें, या फिर फंड्स फ्रॉम फॉरेन ड्यूरिंग क्रिटिकल सिचुएशन है, चैरिटी कर रहे हैं हम दूसरी कंट्री में, तो ये सारी चीज़ें भी आती हैं आपकी यूनिलैटरल पेमेंट अकाउंट में. ओके अच्छा, अभी ये है अपना कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, इट रिकॉर्ड्स ऑल दोज ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉजेज अ चेंज इन द एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और इट्स गवर्नमेंट. मतलब कैपिटल अकाउंट में वो हम
ट्रांजैक्शन करते हैं उन चीज़ों की जो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अफेक्ट कर रहा होता है। किसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को? कंट्री के रेसिडेंट को, जो यहाँ का रेसिडेंट है ना, लाइक इंडिया में जो रहता है, इंडिया का जो रेसिडेंट है उसको, या गवर्नमेंट के एसेट्स या लाइबिलिटीज़ को जो अफेक्ट कर रहा हो ना जो ट्रांजैक्शन, तो उसकी रिकॉर्डिंग हम कहाँ करेंगे? उसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे कैपिटल अकाउंट में। ओके, नाउ कैपिटल अकाउंट इज यूज्ड टू, हम इसको कब यूज करते हैं? टू फाइनेंस डेफिसिट इन द करेंट अकाउंट। अब अगर करेंट अकाउंट में डेफिसिट हो रहा है, या आप कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट हो रहा है, या आपका करेंट अकाउंट में डेफिसिट हो रहा है, या सरप्लस हो रहा है, तो तब हम यूज करते हैं कैपिटल अकाउंट को। ओके, करेंट अकाउंट में आपको आपको पैसे चाहिए, आपको कमी हो रही है, आपकी डेफिसिट, आप डूब रहे हो करेंट अकाउंट के केस में, तो आप पैसा निकाल सकते हो कैपिटल अकाउंट से, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। ओके, चलो ठीक है। नाउ कैपिटल अकाउंट इज कंसर्न्ड विद फाइनेंशियल ट्रांसफर्स। तो कैपिटल अकाउंट में मेनली हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांसफर्स करते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांसफ़र जब हम करते हैं ना, तो वो इनडायरेक्टली तो वो हमारी कंट्री को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है, इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा, बट डायरेक्टली मतलब बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये मेनली बिजनेस ओनर्स जो होते हैं, हमारे बड़े वाले बिजनेसमैन, या फिर आपके जो गवर्नमेंट है उसको अफेक्ट करता है, बट डायरेक्टली आपके इनकम को, या कहीं किसी भी कंट्री की आउटपुट को, या कंट्री की एम्प्लॉयमेंट को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता। कौन सा? कैपिटल अकाउंट। ओके, नाउ कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब अपना कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है? तो बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब आप बोरो कर रहे हो अगर पैसा दूसरी कंट्री से, अब्रॉड से, या लैंड कर रहे हो, मतलब दे रहे हो पैसा उनको, ठीक है, दूसरी कंट्री को आप पैसे दे रहे हो, या फिर दूसरी कंट्री से आप पैसे ले रहे हो, तो वो आ जाता है आपका कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट में। ओके, और all transactions relating to borrowings from abroad by private sector, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट से भी आप करते हो ना, तो ये सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में आती हैं। और ये याद क्या रखना है आपको? देखो, रिसिप्ट्स ऑफ सच लोन्स एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स बाय फॉरेनर्स आर रिकॉर्डेड ऑन द पॉजिटिव और क्रेडिट साइड। आप जब लोन को रिसीव करते हो, ठीक है, बोरो कर रहे हो, ठीक है, आप बोरो कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट से, अब्रॉड से बोरो कर रहे हो, तो आपको रिसिप्ट जो है ना आपके वैसे लोन्स का, या फिर रीपेमेंट हो रही है जो फॉरेनर्स को, तो वो होता है आपका, कहाँ आता है? क्रेडिट साइड में आप एंट्री करोगे। और वो सारे ट्रांजैक्शंस जो आपने लेंड किया है अब्रॉड में बाय प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट, हमारे यहाँ की इंडिया की गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर अगर पैसे दे रही है ना दूसरी कंट्री को, तो उसकी एंट्री कहाँ होती है? उसकी होती है आपके नेगेटिव साइड और डेबिट आइटम में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब जब इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारे यहाँ, या हम उधर कर रहे हैं बाहर, तो फिर उसमें क्या होता है? तो इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज, रियल एस्टेट्स इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे कहीं से भी जब हमारे इंडियन कंपनीज के शेयर में इन्वेस्टमेंट हो रही है, या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे? उसकी एंट्री होगी आपकी पॉजिटिव या क्रेडिट साइड में। और जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपनी इंडिया की कंपनी कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो उसकी एंट्री कहाँ होती है? डेबिट साइड में, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं ना, तो वो हमारा नेगेटिव हुआ। बस आपको यही याद रखना है, पेमेंट और रिसिप्ट कहाँ हो रहा है? जहाँ पेमेंट है वहाँ आपका नेगेटिव साइड हो रहा है, और उसमें जाएगा आपका डेबिट साइड, और जहाँ रिसिप्ट मिल रही है आपको मीन्स पॉजिटिव, तो वो हो जाएगा आपका क्रेडिट साइड। ओके, नाउ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में जो चेंजेस होते हैं वो भी आ जाते हैं आपके कैपिटल अकाउंट में। तो
These reserves are the financial assets of the government held in the central bank. अब जो गवर्नमेंट अपने पास रखी हुई है ना फाइनेंशियल एसेट्स को, ठीक है, तो वो होते हैं आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, उसको रिजर्व्स बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बोलते हैं, जो आरबीआई रखी हुई है अपने पास. तो अ चेंज इन रिजर्व्स serves as the financing item in the India's BOP. So any withdrawal from the reserve, अब आप देखो कोई भी विड्रॉ अगर कर लेते हो ना आप उस रिजर्व में से, ठीक है, आपके पास पैसा आया तो अब वो पॉजिटिव और क्रेडिट साइड में जाएगा, और जब आप रिजर्व को आप उसमें डाल रहे हो, दे रहे हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एडिशन कर रहे हो रिजर्व में, तो वो हो जाएगा आपका नेगेटिव और डेबिट साइड. अब आपको याद क्या रखना है, इट मस्ट बी नोटेड दैट चेंज इन रिजर्व्स इज रिकॉर्डेड इन द बीओपी अकाउंट एंड नॉट रिजर्व्स. देखो बीओपी अकाउंट में ना ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हम रिजर्व्स को बीओपी अकाउंट में डालते हैं, तो नहीं, जो रिजर्व्स होता है ना उसको बीओपी अकाउंट में नहीं डालते हम, बट जो चेंजेस होते हैं ना रिजर्व्स में, जो शिफ्टिंग हो रही है उसको हम बीओपी अकाउंट में एंट्री करते हैं, उसकी एंट्री. ओके, अच्छा, अभी आपका कैपिटल अकाउंट हो गया. नाउ फाइनेंशियल अकाउंट. तो देखो फाइनेंशियल अकाउंट जो है ना वो भी कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है. इसको थोड़ा हम अलग से समझ लेते हैं, लेकिन क्या है इसमें, द फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम एंड टू फॉरेन कंट्रीज थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट्स इन रियल एस्टेट्स, बिजनेस वेंचर्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज मॉनिटर्ड थ्रू द फाइनेंशियल अकाउंट. तो जो बहुत बड़े वाले इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, लाइक रियल एस्टेट पे, या फिर बिजनेस वेंचर आपने खड़ा करा है, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है आपका, ये बड़े वाले इन्वेस्टमेंट, तो वो सारे आते हैं किसमें, फाइनेंशियल अकाउंट में. दिस अकाउंट मेजर द चेंजेस इन द फॉरेन ओनरशिप ऑफ डोमेस्टिक एसेट्स एंड डोमेस्टिक ओनरशिप ऑफ फॉरेन एसेट्स. तो फाइनेंशियल अकाउंट बनाने का हमारा मोटिव क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में फॉरेनर्स की कितनी ओनरशिप है और फॉरेन कंट्रीज में हमारी कितनी ओनरशिप है. ओके, ये चेक करते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंट बना करके. ओके, तो ये सारे बड़े वाले इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल अकाउंट में आते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. अच्छा, ये एक चार्ट, ये बहुत अच्छा सा चार्ट है, ये देख लो. करंट अकाउंट. तो करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, हमने करा ना, विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स. तो विजिबल गुड्स में आ गया आपका क्रूड ऑयल, कार्स, मोबाइल्स, ये सारी चीज़ें. और आपका इनविजिबल में क्या आया, सर्विसेज, और जो भी आपको इनकम हो रही है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सारी चीज़ें. फिर आपका ट्रांसफर्स, रेमिटेंसेस, डोनेशंस, ये सारी चीज़ें आ गई आपके करंट अकाउंट में ना. कैपिटल अकाउंट में क्या आया, तो कैपिटल अकाउंट में आया आपका इन्वेस्टमेंट, लाइक एफडीआई, एफआईआई. ये एफडीआई, एफआईआई ये मैंने लास्ट वाले क्लास में करवा दिया है. ओके, तो ये आया आपका कैपिटल अकाउंट में. और लोन में आता है आपका गवर्नमेंट, ईसीबी, और बैंक अकाउंट में एनआरआई. तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और ये कैपिटल अकाउंट में ये 3 चीज़ें आती हैं. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. तो देखो अभी हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट कंप्लीट कर लिया. अब ये है अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑल्सो नोन एज द ट्रेड बैलेंस, इसको और क्या बोलते हैं, ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं. ओके, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में होता क्या है, refers to the difference between the monetary value of a country's import and export over a given period of time. ओके, तो इसमें सारे आप सिंपल लैंग्वेज में अगर देखो तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में होता क्या है ना, वो सारे विजिबल आइटम्स आते हैं, इसमें गुड्स आते हैं और सर्विसेज भी आती हैं, पर कुछ सर्विसेज, सारे सर्विसेज नहीं आती. ओके, तो ये भी पूछ सकता है, अब आपके माइंड में आएगा फिर तो कि करंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस क्या है. तो बेसिक डिफरेंस यही है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में ना आपका यूनिलैटरल ट्रांसफ़र नहीं आता.
और सर्विसेज भी आती हैं पर सारी सर्विसेज नहीं आती। अब कौन कौन सी सर्विसेज आती है कौन कौन सी नहीं, तो हमें उतना डीप अभी नहीं जाना हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमारे यूनिलैटरल ट्रांसफर्स नहीं आते और करंट अकाउंट में अपना यूनिलैटरल ट्रांसफर विजिबल इनविजिबल ये सारे आते हैं, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है ना। अभी तो हमारा फॉर्मूला क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड हम कैसे फाइंड करते हैं, तो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपोर्ट्स, जितना हमने पेमेंट करा माइनस जितना हमें रिसिप्ट हुआ, उससे निकलता है अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड। और वो भी पेमेंट एंड रिसिप्ट किस में होगा, वो आपका गुड्स में जाएगा और कुछ सर्विसेज आती हैं इसमें। नाउ value of exports is the value of goods and services that are sold to buyers in other countries। एक्सपोर्ट कैसे हम निकालते हैं, तो एक्सपोर्ट निकलता है हमारा वो सारे ट्रांजैक्शंस जो हमने जिसमें हमने सेल करा है, ठीक है, प्रोडक्ट्स को गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करा है दूसरे फॉरेन कंट्रीज में, एक्सपोर्ट करा है, तो वो सारे हो गए आपके वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट में। और इम्पोर्ट में जो हमने दूसरे से बाय करा है दूसरी कंट्री से, ओके, जो हमारा इंपोर्ट हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स में आते हैं आपका। अच्छा देखो अभी ना ये मैंने डिफरेंस बताया है, ओके, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इसमें से समझते हैं हम बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द मॉनिटरी डिफरेंस बिटवीन अ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ये मॉनेटरी डिफरेंस बताता है एक कंट्री के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में, किसके एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, गुड्स के। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट इज द मॉनेटरी डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शंस ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारे कंट्री के रेसिडेंट हैं और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो मतलब ग्लोबली जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना, किसी भी चीज़ की ट्रांजैक्शन, गुड्स सर्विसेज किसी भी चीज़ की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हम, तो वो सारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में आते हैं। और बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम और क्या बोलते हैं, तो इसको हम कमर्शियल बैलेंस या नेट एक्सपोर्ट भी बोलते हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम और क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स भी बोलते हैं। नाउ देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम कैसे एब्रीविएट कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म क्या है उसकी, तो ये है आपका NX। और बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम BOP से भी शो कर सकते हैं। नाउ करेंसी में कैसे डीलिंग होती है आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड में, तो इट इंक्लूड्स द करेंसीज ऑफ कंट्रीज वेयर ट्रेड हैपेंस। जहाँ ट्रेड हुआ है ना वहाँ की करेंसी को ही ये इंक्लूड करता है, ओके। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक सिंगल करेंसी को देखते हैं हम, कौन सी करेंसी, अपनी कंट्री की करेंसी को देखते हैं, ओके। नाउ बैलेंस ऑफ ट्रेड में व्हाट इम्पैक्ट इज क्रिएटेड व्हेन इट इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ रहा है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब क्या है, इट मीन्स कंट्री को ट्रेड सरप्लस हो रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट कर रही है ज़्यादा, मज़े में है कंट्री, ओके। नाउ बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है, तो वो कंट्रीज फंड करेंसी फेसेस अप्रिसिएशन। इसमें क्या है, कंट्री की जो ये फंड नहीं, ये हो जाएगा आपका करेंसी, ओके, करेंसी। तो कंट्री की जो करेंसी है वो अप्रिसिएट हो रही है, ये बोल सकते हो आप, ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉर्मूला टू कैलकुलेट, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये अपना, कौन सा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, और ये है अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में का फॉर्मूला क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉर्मूला है आपका कंट्रीज फंड फ्लो विद इन द कंट्री माइनस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कंट्री में हमने क्या करा और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो उसका जो डिफरेंस है वो बताता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ अब अगर डेफिसिट हो गया, मीन्स हम लॉस में चल रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को कैसे कर सकते हैं हम, फिक्स कैसे कर सकते हैं लॉसेस को, तो बाय सेविंग मोर एंड कंज्यूमिंग लेस फॉरेन गुड्स। तो क्या करेंगे भाई, इंपोर्ट कम कर दो, फॉरेन गुड्स कम यूज़ करो, तो फिर डेफिसिट कम कंट्रोल हो जाएगा अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड में। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या करेंगे, पॉलिसीज लाओ,
अलग अलग पॉलिसीज लाओ जिससे कि हमारा कंपटीशन हेल्दी हो, क्योंकि यहाँ हमें बड़े लेवल पे देखना है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो इसमें ये इसे छोटी सी चीज़ से नहीं होने वाला, बस इंपोर्ट कम कर देंगे तो इसमें काम नहीं बनेगा। तो यहाँ क्या करना है, हमें हेल्दी कंपटीशन को सपोर्ट करना है डोमेस्टिक कंट्री में। अच्छे से हेल्दी कंपटीशन करो और आगे निकलो। नाउ स्टेप्स दैट आर यूजुअली टेकन बाय गवर्नमेंट्स टू इम्प्रूव इट। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसके लिए, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में गवर्नमेंट क्या करेगी, इंपोर्ट टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दे रही है जिससे कि आप खुद ही इंपोर्ट कम कर दो। ओके, तो ये करेंगे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है, इंकरेजिंग पीपल टू यूज प्रोडक्ट्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड विद इन द कंट्री। अभी जैसे हमारे मोदी जी बोल रहे हैं ना, वो आत्मनिर्भर भारत वाली बात, ठीक है, तो उसको इंकरेज करो तभी तो कंट्री के अंदर कंपटीशन अच्छा होएगा। ओके, तो अपने डोमेस्टिक कंट्री के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग बनाना है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। इस तरह ये गवर्नमेंट कर सकती है ना। व्हाट इज द नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट क्या पड़ता है इसका, तो इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो। ये ना या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या ज़ीरो भी हो सकता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा ज़ीरो हो। ओके, नेट इफेक्ट हमारा ज़ीरो हो, क्योंकि हमने पहले भी करा कि हमें एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट करना होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, है ना। नाउ मेजर्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब डिसइक्विलिब्रियम क्या है, अब देखो अभी हमने पढ़ा ना कि एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट होना चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में। लेकिन जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इम्पोर्ट नहीं हो रहा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ना यही होता है, ये इक्वल नहीं हो पाता, या तो एक्सपोर्ट ज़्यादा जाएगा या इंपोर्ट ज़्यादा जाएगा, या तो हमें सरप्लस हो रहा है या हमें डेफिसिट हो रहा है। तो ऐसे केसेस को जब ये डिसइक्विलिब्रियम या इक्वल नहीं होते ना, तो उसको बोलते हैं हम डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, डेबिट वेरी ऑफन डेबिट, एक सेकेंड, very often debit exceeds credit or the credit exceeds debit causing an imbalance in the balance of payment account। यही होता है now such an imbalance is called disequilibrium। तो इसी को बोलते हैं हम disequilibrium। अब देखो disequilibrium of deficit मीन्स आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये कब अराइज होता है, जब हमारा जो रिसिप्ट है ना, जो हमें पैसे मिल रहे हैं वो फ्रॉम द फॉरेनर्स फॉल बिलो आर पेमेंट्स। हमारे पेमेंट्स के कंपैरिजन में हमारे कंट्री में रिसिप्ट कम आ रहे हैं। तो जब हमारा रिसिप्ट कम है तो हमें ऑब्वियसली लॉस ही होगा ना। पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा आउटफ्लो हो रहा है, पैसा ज़्यादा बाहर जा रहा है, तो ये डेफिसिट की केस हो जाती है। It arises when the effective demand for foreign exchange of the country exceeds its supply at a given rate of exchange। ये कब होता है, जब कंट्री में इफेक्टिव डिमांड हो फॉरेन एक्सचेंज का। अब फॉरेन एक्सचेंज में जो हम कंट्री का, हम भी तो हम अपना करेंसी रखते हैं ना, पैसे रखते हैं दूसरी कंट्री के साथ डील करने के लिए। तो जब आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, मतलब डिमांड बढ़ गया है आपका फॉरेन एक्सचेंज का, है ना। तो जब फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड बढ़ गया है लेकिन सप्लाई कम हो रहा है, आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, आपके पास पैसे कम आ रहे हैं, पर आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो तो पैसे ज़्यादा निकल रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड ज़्यादा हो रहा है, तो तब होता है आपका डेफिसिट। और जस्ट इसकी जब अपोजिट केस आती है ना, तो तब हो जाता है आपको सरप्लस। मीन्स जब आपका डिमांड आपका कम हो रहा हो और आप सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा कर पा रहे हो। ओके, तो होता है हमारा सरप्लस का केस। ना अभी कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है ना, इम्बैलेंस्ड हो रहा है हमारा, तो वो क्यों होता है, रीज़न क्या है उसका। तो एक तो है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ, आपकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जैसे हमारे इंडिया का केस है, तो तब डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। ओके, अभी और डेवलपमेंट प्रोग्राम
जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम है हमारे वो अच्छे नहीं चल रहे हैं या एकदम से उसमें चेंज कर दिया हमने, तो उसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। और डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट मीन्स वो दिखावा करते हैं ना लोग कि हाँ भाई हमने तो इम्पोर्टेड मंगाया है ऐसे करके, ठीक है, तो बस इम्पोर्टेड गुड्स मंगवा रहे हैं यही दिखावा शो ऑफ के चक्कर में, तो इसके वजह से भी डिसइक्विलिब्रियम होगा। ओके, क्योंकि हमारे पास पैसा तो हमारा पेमेंट ज़्यादा होता जा रहा है ना रिसिप्ट के कंपैरिजन में, इंपोर्ट ज़्यादा करोगे तो इसलिए ये भी डिसइक्विलिब्रियम का रीज़न है। नेचुरल फैक्टर्स से भी बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ता है हमारा। ओके, लाइक अभी जो कोई नेचुरल कलामिटी आ जाए, कोई डिज़ास्टर आ जाए उसके वजह से, या फिर आपकी साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस मीन्स आपका जो बिजनेस है, कंट्री के जो बिजनेस हैं जितने भी, उसमें एकदम से बूम हो गया, बहुत अच्छा बिजनेस होने लग गया, ठीक है, या फिर बिजनेस डाउन चल रहा है, तो उसकी वजह से भी डिसइक्विलिब्रियम होएगा। और इन्फ्लेशन, अब अगर महंगाई आ गई है कंट्री में, वो भी एक रीज़न है आपका। और पुअर मार्केट स्ट्रैटेजीज, आपकी जो मार्केट स्ट्रैटेजीज है वही अच्छी नहीं है, तो फिर आप कैसे ग्लोबली ट्रांजैक्शन करोगे, कैसे ग्लोबल मार्केट में एंट्री करोगे, तो ये आपका डिसइक्विलिब्रियम का रीज़न है। और फ्लाइट ऑफ कैपिटल का मतलब आपकी जो कैपिटल है ना वो दूसरे जगह शिफ्ट हो जा रही है। लाइक आप ऐसा ले लो, हमारे कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो अगर उन लोगों को, इन्वेस्टर्स को बेनिफिट नहीं दे रहा, ठीक है, यहाँ जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे उनको बेनिफिट नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे फिर, वो तो स्विच करेंगे ना दूसरी कंट्री में, तो कैपिटल ले जाएंगे उठाकर दूसरी कंट्री में, तो वो हो गया आपका फ्लाइट ऑफ कैपिटल। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है, क्योंकि दूसरे लोग आकर, जैसे चाइना आकर करके जा रहे हैं सारा बिजनेस, तो हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं फिर एक्सपोर्ट कम कर दे रहे हैं, तो फिर उसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम हो रही है। ओके, नाउ अभी हमारा डिसइक्विलिब्रियम का वो हमने देख लिया कॉजेज। अभी हमने करना है टाइप्स कौन कौन से डिसइक्विलिब्रियम के। तो टाइप्स है आपके साइक्लिकल, सेक्युलर, स्ट्रक्चरल, टेम्पररी एंड फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आपका साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम मीन्स, साइक्लिकल का डिसइक्विलिब्रियम का यही मतलब होता है, लाइक बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में अगर बूम हो गया एकदम से, ठीक है, बिजनेस बहुत अच्छी चल रही है, या तो बिजनेस बहुत ही डाउन जा रहा है कंट्री का। ओके, टेक्नोलॉजी लाइक आप ले करके चलो, अगर टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री की अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो हमारा बिजनेस डाउन जाएगा ना ग्लोबल लेवल पे अगर कंपेयर करो तो उसकी वजह से हमारा फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम होगा। ओके, उसके डिसइक्विलिब्रियम के स्टेज पे आ जाएगा हमारा बीओपी। तो ये होता है आपका साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम, जब हमारा साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस हो रहा है, अप्स डाउन्स ऐसे करके चल रहे हैं। ओके, चलो नाउ सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। तो सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम मीन्स जो धीरे धीरे करके ना, वो बोलते हैं ना दीमक की तरह चाट जाना, खत्म कर देना, वैसा। तो सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम मीन्स जो डीप रूट जा करके ना खत्म कर रहा है हमारी इकोनॉमी को। ओके, और ये लॉन्ग पीरियड तक रह जाता है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ अगर हो रहा है, तो हमने पढ़ा ना कॉजेज, तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है तो धीरे धीरे करके ये क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर दे रहा है हमारे बीओपी को। ओके, तो ये हो गया आपका सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम, जब धीरे धीरे करके इफेक्ट करता जा रहा है बहुत लंबे समय तक, तो वो हो जाता है आपका सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम। और ये किन कारणों से होता है, ये रीज़न क्या है, तो कैपिटल फॉर्मेशन, या आपका पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, या टेक्नोलॉजी एकदम से चेंज हो गई है लेकिन हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कंट्री उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रही है, तो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते जाएंगे ना। या आपका ग्रोथ ऑफ मार्केट रुक गया है, आपका मार्केट ग्रोथ, या रिसोर्सेस में चेंजेस आ गए, तो ये सारे रीज़न हैं सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम के। ओके, नाउ
स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम, तो ये क्या होता है स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम में ना, ये किसी एक दो सेक्टर इकोनॉमी के फ्यू सेक्टर्स को ही अफेक्ट करता है, कुछ सेक्टर्स को ही ये अफेक्ट करता है। ओके, डिमांड या सप्लाई जो कंडीशन होता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन दोनों को ही अफेक्ट कर रहा होता है, बट बस कुछ ही सेक्टर्स में। ओके, लाइक इट अराइज फ्रॉम अ चेंज इन टेक्नोलॉजी, लाइक सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से अगर आपकी डिसइक्विलिब्रियम हो रही है ना आपके बीओपी में, आपको पता है कि इसकी वजह से हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ एक सेक्टर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो वो होता है आपका स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। ओके, सॉरी। नाउ टेम्पररी डिसइक्विलिब्रियम क्या है? तो टेम्पररी डिसइक्विलिब्रियम मीन्स जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है टेम्पररी है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये आपका डिसइक्विलिब्रियम रहता है। Any factor which temporarily causes one-sided movement in the items constituting the balance of payment is sufficient to cause a disequilibrium। क्या बोल रहा है? कोई भी एक छोटा सा फैक्टर जो थोड़े समय के लिए अफेक्ट कर रहा है ना हमारी इकोनॉमी को, थोड़े से टाइम के लिए, तो वो हो जाता है टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम। नाउ फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम क्या है? तो फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम sorry तो the term fundamental disequilibrium has been originally used by the IMF। तो ये किसने बोला है? IMF ने दिया है ये वर्ड। ये क्या इंडिकेट करता है कि आपकी कंट्री में बहुत लंबे समय से डिसइक्विलिब्रियम रह रहा है, और ये जनरली क्यों होता है? क्रॉनिक डेफिसिट जब होता है ना हमारे बैलेंस में, मीन्स जो हमारा बीओपी है वो बहुत 10 साल 20 साल से डेफिसिट में चला आ रहा है। लाइक हमने जब वो करा है ना हमारा एलपीजी पॉलिसी, पार्ट 3 में करवाया है मैंने, हाँ, तो एलपीजी पॉलिसी, तो एलपीजी में ये आपका 1991 में आया, तो इससे पहले ना हमारी कंट्री डेफिसिट में ही चली जा रही थी। इसी वजह से ये एलपीजी पॉलिसी हमें हमारे गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, क्योंकि हम डेफिसिट में ही चल रहे थे। तो जब कंट्री डेफिसिट में चलती है ना लंबे समय तक, तो फिर उसको बोलते हैं हम फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। और इसके मेन रीजंस क्या होते हैं? तो एक्सेसिव और इनएडिक्वेट इंटरनल डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स, जब लोग सिर्फ और सिर्फ फॉरेन गुड्स ही मांगे जा रहे हैं, वो हमने करा ना कॉजेज में डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, लोग इम्पोर्टेंट गुड्स की बहुत ज़्यादा मांग कर रहे हैं, और गुड्स एक्सपोर्ट तो हो ही नहीं पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इम्पोर्टेड लिए जा रहे हैं। अब हमारा पेमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, रिसिप्ट कम आ रहे हैं, और ये लंबे समय तक जब ऐसा चल रहा है, तो ये हो गया आपका फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। एक्सेसिव और इनएडिक्वेट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो है हमारे वर्ल्ड मार्केट में, वो हमारी बुरी है। या कैपिटल मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग हो रही है कैपिटल की। तो ये सारे कारण से जब हो रहे हैं, बहुत लंबे समय तक आपका चल रहा है डिसइक्विलिब्रियम डेफिसिट, तो वो होता है आपका फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। ओके, अच्छा, अभी हमने इतने सारे देखे ना टाइप्स डिसइक्विलिब्रियम के, तो अब इनको ख़त्म कैसे करें, कैसे ठीक कर सकते हैं? तो मेजर्स क्या है इनको करेक्ट करने के? तो ये है आपका डिफ्लेशन। डिफ्लेशन से आप ठीक कर सकते हो। अब डिफ्लेशन क्या होता है? तो इट मीन्स it the policy, it refers to the policy of reducing the quantity of money in order to reduce the prices and money income of the people। क्या कर रहे हैं हम? रिड्यूस कर दे रहे हैं मनी की जो क्वांटिटी है ना अपनी कंट्री में, मनी की का जो फ्लो है अपनी कंट्री में, उसको कम कर दे रहे हैं हम। ओके, जिससे क्या होगा? अब जब मनी का फ्लो कम होगा तो हमारा प्राइसेस घट जाएगा, है ना, सामान का, हमारा मनी इनकम, लोगों के का मनी इनकम भी रिड्यूस कर जाएगा। अब देखो इसको और अच्छे से डिटेल में समझते हैं कैसे ये इम्पैक्ट करता है, कैसे ये सही कर सकता है बीओपी को। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय रेजिंग द बैंक रेट, अब जो आरबीआई है उसने बैंक रेट बढ़ा दिए, ठीक है, अब बैंक रेट बढ़ा दिए, और
सिक्योरिटीज़ को सेल कर दिया मार्केट में। अब जब बैंक रेट बढ़ जाएगा या सिक्योरिटीज़ आएगी मार्केट में, तो अब सिक्योरिटीज़ सेल करा तो आप परचेज कर रहे हो, कस्टमर्स परचेज कर रहे हैं सिक्योरिटीज़ को, तो हमारा पैसा क्या हो रहा है, गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है और हमारे पास कम बचेगा। बैंक रेट बढ़ गए तो अब मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है मेरा, तो मेरे हाथ में कम पैसे रहेंगे। और अब जब मेरे हाथ में कम पैसे रहेंगे तो भाई हम इंपोर्ट भी तो कम करेंगे, है ना। तो हम इंपोर्ट कम करेंगे तो हमारा फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। और फिर ना फॉल इन प्राइस विल स्टिमुलेट एक्सपोर्ट एंड रिडक्शन इन इंपोर्ट इन इनकम चेक्स इंपोर्ट। ओके, इस तरह से हमारा कंट्रोल हो जाएगा। इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, सिक्योरिटीज़ को सेल करके या बैंक रेट को आपका बढ़ा करके, इस तरह से गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, आपको इंपोर्ट पे आपके कंट्रोल करती है, सो दैट आप कम से कम इंपोर्ट कर सको। तो ये किसके अंदर आता है, डिफ्लेशन के अंदर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अभी ये है आपका डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन किस में, क्या है डेप्रिसिएशन, तो इट मीन्स अ फॉल इन, एक सेकेंड, अ फॉल इन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर। दूसरी कंट्री की करेंसी मतलब फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर देना। ओके, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। लाइक हमारी कंट्री की अगर 100 है ना, तो मैंने उसको 80 पे मैंने उसको 80 पे कर दिया, अभी गवर्नमेंट ने 80 पे कर दिया है उसको, तो हमारी डेप्रिसिएट हुई ना। तो जब हम दूसरे फॉरेन करेंसी के कंपैरिजन में अपनी करेंसी की वैल्यू घटा देते हैं ना, तो वो होता है आपका डेप्रिसिएशन। अब इससे क्या होएगा, तो अ करेंसी विल डेप्रिसिएट व्हेन इट्स सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज लार्ज इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। In other words, a currency is said to depreciate if its value falls in terms of foreign currencies. जब आप डिप्रिसिएट कर दोगे, वैल्यू कम हो जाएगी आपकी करेंसी की, तो फिर क्या होगा, फिर आपका वही होगा, डिफ्लेशन वाला केस आ जाएगा, है ना। तो फिर आप इंपोर्ट कम से कम करोगे, ओके, और एक्सपोर्ट ज़्यादा होएगा, तो फिर ऐसे भी हमारा बैलेंस हो जाएगा। अब आता है आपका डीवैल्यूएशन। तो डीवैल्यूएशन क्या है, डीवैल्यूएशन भी सेम डेप्रिसिएशन जैसा ही है। इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें भी हम अपनी कंट्री की जो वैल्यू है ना, अपनी कंट्री के करेंसी की जो वैल्यू है उसको कम कर देते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अब डिफरेंस क्या है, तो devaluation means the lowering of external value of a currency by the government. Depreciation means an automatic fall in the external value of the currency by the market forces. तो डिफरेंस क्या है, ये जो आपकी, एक सेकेंड, हाँ, ये जो डीवैल्यूएशन है ना, डीवैल्यूएशन में भी हम कंट्रोल तो कर रहे हैं, एक्सटर्नल वैल्यू जो है हमारे करेंसी की वो हम कंट्रोल कर रहे हैं, कम कर दे रहे हैं वैल्यू को, लेकिन और डेप्रिसिएशन में भी हम वही कर रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि डिप्रिसिएशन में ना आपका मार्केट फोर्सेस अफेक्ट करता है। ओके, मार्केट मैकेनिज्म काम आती है यहाँ पे, मार्केट फोर्सेस की वजह से हम डेप्रिसिएशन में, हम मार्केट फोर्सेस की वजह से वैल्यूम कम कर रहे हैं। लेकिन डीवैल्यूएशन में गवर्नमेंट की का कंट्रोल होता है, डायरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ओके, डायरेक्टली गवर्नमेंट इस पे, जब हमारी वैल्यू फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम कर दे रही है तो वो किस में आएगा, डीवैल्यूएशन में आएगा। लेकिन जब हम मार्केट फोर्सेस के थ्रू वैल्यू को कम कर रहे हैं ना, करेंसी की वैल्यू को, अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को कम कर रहे हैं मार्केट फोर्सेस के थ्रू, तो वो आपका डेप्रिसिएशन में आएगा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एक्सचेंज कंट्रोल। अब एक्सचेंज कंट्रोल क्या होता है, तो एक्सचेंज कंट्रोल रेफर्स टू द कंट्रोल ओवर द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बाय द सेंट्रल बैंक। अब यहाँ रोल है सेंट्रल बैंक का फॉरेन ये एक्सचेंज कंट्रोल में। आरबीआई यहाँ क्या रोल करती है, देखो, अंडर दिस मेथड
all the exporters are directed by the central bank to surrender their foreign exchange earnings. इसमें आरबीआई क्या बोलती है ना कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जितनी आ रही है, मतलब जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर गुड्स को भेज रहे हैं जितने एक्सपोर्टर्स, फिर उनको जितनी अर्निंग आ रही है ना, आरबीआई बोलती है आप मेरे पास सरेंडर कर दो आपके इनकम को। ठीक है, ये आरबीआई कंट्रोल करने लग जाती है फिर। और फॉरेन एक्सचेंज इज rationed among द लाइसेंस्ड इम्पोर्टर्स और ओनली एसेंशियल इम्पोर्ट्स आर परमिटेड। एक तो वो कंट्रोल कर रही है एक्सपोर्टर्स पे, एक्सपोर्टर्स को बोल रही है कि आपकी जितनी अर्निंग है वो आरबीआई को सरेंडर करो, और दूसरी बात वो इम्पोर्ट पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा रही है कि कम से कम इम्पोर्ट करो, सो दैट हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अपना कंट्रोल कर सकें। ओके, उसको करेक्शन कर सकें उसमें। तो ये होता है आपका एक्सचेंज कंट्रोल। ओके, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज दैट, देखो मेजर ड्रॉबैक क्या है इस मेथड का, इट डील्स विद द डेफिसिट ओनली एंड नॉट इट्स कॉजेज। ये ना, ये एक्सचेंज कंट्रोल वाला जो ये आपका मेजर है कंट्रोल करने का, तो इससे सिर्फ डेफिसिट कंट्रोल होता है आपका, कॉजेज नहीं कंट्रोल होते। अब मतलब क्या है इसका, मतलब वो बोलते हैं ना जड़ तक जाकर ये खत्म नहीं कर पाता एक्सचेंज कंट्रोल, ये बस कुछ समय के लिए कंट्रोल कर लेता है आपके ये डेफिसिट पे, लेकिन जड़ तक जाकर ख़त्म नहीं कर पाता है, क्योंकि आप कुछ ही दिन तक इंपोर्ट पे कंट्रोल करोगे ना, कुछ ही दिन तक एक्सपोर्टर्स के अर्निंग्स पर कंट्रोल रखोगे, बहुत ज़्यादा टाइम तक आप करोगे तो फिर आपकी मतलब वो प्रॉब्लम हो जाएगा जो हमारा एलपीजी से पहले था, रेस्ट्रिक्शन वाली प्रॉब्लम, लिबरलाइजेशन वाली, वो हो जाएगा फिर आपका। तो इसलिए ये कुछ समय के लिए ही हम कर सकते हैं, एक्सचेंज कंट्रोल जो है वो कंट्रोल आप कुछ ही समय के लिए कर सकते हो। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो ये इक्विलिब्रियम हो गया, एक सेकेंड, सॉरी फ्रेंड्स। हाँ, तो ये अपना डिसइक्विलिब्रियम पार्ट कंप्लीट हुआ। बीओपी और बीओटी फ्रेंड्स मैंने करवा दिया आपको, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये आपका कंप्लीट हो गया, और ये अपना 5th पार्ट था, इससे पहले भी मैंने बहुत कुछ कंप्लीट करा दिया इंटरनेशनल बिजनेस का, तो आप वो भी ज़रूर देखना। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें मेरी इस वीडियो को, और मुझसे जुड़े रहने के लिए आप ये सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लेना, सो दैट आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं। और आपको कंटेंट रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। और फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम चैनल पे वी लर्निंग करके सर्च करना, वी लर्निंग मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे मैं ऑडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, हमारे पेपर 1 के क्विजेस चलते हैं, और पेपर 2 में जितने करवाती जाती हूँ फिर उसके भी हमारे क्विजेस चलते हैं। Okay, so that's all for today's class. Thank you. Keep on learning.